शांति देवी एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थी। उनके पास शहर के बीचों बीच एक 2 मंजिला मकान और अच्छी खासी बैंक सेविंग थी। उनके बेटे आकाश की पत्नी नीलम शुरू से ही बहुत चतुर और लालची थी। उसे लगता था कि बुढ़िया सारा पैसा दान पुण्य में उड़ा देंगी, इससे पहले कि वह मर जाएं। सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहिए। नीलम ने धीरे धीरे शांति देवी को यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि अब वे बूढ़ी हो गई हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता। वह घर के नौकरों को पैसे देकर शांति देवी का सामान इधर उधर छुपा देती और फिर उन पर चिल्लाती, माँ जी आपकी याददाश्त जवाब दे रही है, आप चीज़ें रखकर भूल जाती हैं। एक दिन नीलम ने अपनी सहेली से फ़ोन पर कहा, बस कुछ ही दिन की बात है, मैं इन्हें अल्जाइमर का मरीज घोषित करवा दूंगी। फिर डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाकर सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर इनके साइन कर लूँगी। फिर इन्हें किसी सस्ते से वृद्धाश्रम में छोड़ाऊँगी। शांति देवी ने यह सब सुन लिया था। वे दुखी तो हुई पर टूटी नहीं। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बीमारी का नाटक करेंगी ताकि नीलम का असली चेहरा सबके सामने आ सके। अगले कुछ हफ्तों तक शांति देवी ने ऐसा नाटक किया जैसे वे सच में सब कुछ भूल रही हैं। वे कभी नमक की जगह चीनी डाल देती तो कभी अपने ही बेटे को पहचानने से इनकार कर देती। नीलम बहुत खुश थी। उसने तुरंत वकील और डॉक्टर को बुलाया। वकील के सामने नीलम ने शांति देवी का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी ये आपके इलाज के कागज हैं, बस यहाँ साइन कर दीजिए ताकि हम आपकी देखभाल अच्छे से कर सकें। शांति देवी ने कांपते हाथों से पेन पकड़ा और कागजों पर दस्तखत कर दिए। नीलम की आंखों में जीत की चमक थी। उसने तुरंत अपना असली रंग दिखाया। जैसे ही कागज हाथ में आए, नीलम ने शांति देवी का बैग बाहर फेंक दिया और चिल्लाई, अब निकलो यहाँ से, यह घर अब मेरा है। आकाश को मैंने पहले ही समझा दिया है कि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तभी शांति देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी हंसी में कोई पागलपन नहीं बल्कि एक विजेता का आत्मविश्वास था। उन्होंने कमरे में छिपे हुए पुलिस इंस्पेक्टर और रियल एसेस्ट ऑफिसर को बाहर आने का इशारा किया। शांति देवी ने शांत आवाज में कहा, नीलम तूने जिस वकील को बुलाया था वह मेरा पुराना स्टूडेंट है और जिन कागजों पर मैंने साइन किए हैं वे प्रॉपर्टी के नहीं बल्कि गिफ्ट डीड को रद्द करने और तुम्हें इस घर से बेदखल करने के नोटिस हैं। नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। शांति देवी ने आगे कहा, तूने सोचा था कि बबूल बोकर तू आम खाएगी। तूने मुझे बेघर करने की साजिश रची। अब तू खुद बेघर होगी। पुलिस के पास तेरे उन फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग है जिसमें तू मुझे जहर देने और पागल घोषित करने की बात कर रही थी। नीलम को पुलिस ले गई और आकाश ने अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। शांति देवी ने साबित कर दिया कि अनुभव की आंखें कभी अंधी नहीं होती। शांति देवी की उस दहाड़ ने कमरे में सन्नाटा पसरा दिया। नीलम जो अब तक खुद को इस घर की मालकिन समझ रही थी, पसीने पसीने हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर के आगे बढ़कर नीलम के हाथ में हथकड़ी लगा दी। आकाश जो अब तक अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी माँ को पागल समझ रहा था, दीवार के सहारे जमीन पर ढह गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। आकाश सिसकते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना अंधा कैसे हो गया। मैंने अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा किया और आपकी ममता पर शक किया। मैं बेटा होने के लायक नहीं हूँ। शांति देवी ने अपनी नज़रें आकाश से हटा ली। उनके चेहरे पर ममता तो थी पर चोट बहुत गहरी थी। शांति देवी बोली, आकाश पत्नी अगर भटक जाए तो पति का धर्म उसे सही रास्ता दिखाना होता है, उसके गुनाहों में भागीदार बनना नहीं।
तूने सिर्फ मेरा अपमान नहीं देखा, तूने उस साजिश को फलते फूलते देखा जो तेरी माँ को जिंदा दफन करने के लिए रची गई थी। जैसे ही पुलिस नीलम को ले जाने लगी, वह अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। उसका मुखौटा पूरी तरह उतर चुका था। नीलम चिल्लाते हुए बोली, हाँ किया मैंने यह सब। क्या मिलता मुझे इस सड़ी हुई सेवा से? मुझे ऐशो आराम चाहिए था, यह बंगला चाहिए था। तुम बुढ़िया मरती क्यों नहीं? क्यों अपनी दौलत पर कुंडली मारकर बैठी हो? शांति देवी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने इंस्पेक्टर से बस इतना कहा, ले जाइए इसे और इसके उस डॉक्टर मित्र को भी पकड़िए जिसने झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए इससे पैसे लिए थे। नीलम के जाने के बाद घर में एक भारी खामोशी छा गई। आकाश ने माँ के पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसे उम्मीद थी कि माँ उसे गले लगा लेगी, लेकिन शांति देवी ने अपना हाथ खींच लिया। शांति देवी बोली, आकाश क्षमा कर देना आसान है, लेकिन भरोसा वापस पाना बहुत मुश्किल। तूने अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपनी माँ की सिसकियों को नज़रअंदाज किया। अब इस घर में तुझे प्रायश्चित करना होगा। शांति देवी ने फैसला सुनाया कि वह अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम कर रही है। उन्होंने आकाश को घर में रहने की इजाज़त तो दी, लेकिन एक शर्त पर। उसे अब एक बेटे की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य किराएदार की तरह रहना होगा और अपनी कमाई का आधा हिस्सा समाज सेवा में देना होगा। समय बीता। नीलम जेल की सलाखों के पीछे अपने कर्मों की सजा काट रही थी। उसने लालच का जो बबूल बोया था, उसके कांटे अब उसी के दामन में चुभ रहे थे। दूसरी तरफ शांति देवी ने अपने जीवन की साध्य बेला को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। मोहल्ले के लोग आज भी उदाहरण देते हैं कि चालाकी की उम्र छोटी होती है और सच्चाई की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। शांति देवी के इस कठोर लेकिन न्यायपूर्ण फैसले ने आकाश को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। घर वही था, लेकिन उसकी रूह बदल चुकी थी। अब उस आलीशान बंगले में न तो नीलम की कुटिल हंसी थी और न ही शांति देवी की लाचारी। कुछ महीने बीत गए। नीलम को जेल में कड़ी सजा हुई। वहाँ उसे वही बासी खाना और रूखी रोटियाँ मिलती थी जो कभी वह शांति देवी को बड़े चाव से परोसती थी। जेल की काल कोठरी में बैठकर वह अक्सर अपनी उंगलियों से फर्श कुरेदती और सोचती कि काश उसने लालच न किया होता। उधर आकाश की हालत भी दयनीय थी। वह दिन भर दफ्तर में गधे की तरह काम करता और शाम को जब घर लौटता तो उसे खुद अपने हाथों से खाना बनाना पड़ता। घर के जिस कोने में वह कभी बैठकर नीलम के साथ माँ को घर से निकालने की योजना बनाता था, आज वहीं बैठकर वह अकेले रोता था। एक शाम शांति देवी बरामदे में बैठी अखबार पढ़ रही थी। उनकी आंखों की रोशनी और चेहरे का तेज अब वापस लौट आया था। तभी आकाश उनके पास आया। उसके हाथ में उसकी पहली पूरी तनख्वाह थी। आकाश धीमी आवाज़ में बोला, माँ, ये इस महीने के पैसे हैं। आपके बताए अनुसार आधा हिस्सा मैंने अनाथ आश्रम में जमा कर दिया है जहाँ आप जाती हैं, और बाकी घर के खर्च और किराएदार के लिए। शांति देवी ने अखबार नीचे रखा और आकाश की तरफ देखा। उसकी शर्ट की आस्तीन फटी हुई थी और चेहरे पर थकान के गहरे निशान थे। शांति देवी बोली, थक गए हो? आकाश की आंखों में आंसू भर आए। माँ, थकान काम की नहीं है, थकान इस बोझ की है कि मैंने अपनी ही माँ को नहीं पहचाना। आज जब मैं अनाथालय गया तो वहाँ उन बुजुर्गों को देखकर मेरा कलेजा फट गया जिन्हें उनके बच्चों ने निकाल दिया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी वही करने जा रहा था। शांति देवी उठी और उन्होंने पहली बार आकाश के कंधे पर हाथ रखा।
शांति देवी बोली, बबूल के पेड़ को काट देने से कांटे खत्म नहीं होते, आकाश जड़ों को बदलना पड़ता है। तूने आज अपनी जड़ें बदल ली हैं। तुझे माफ़ करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरा चुनाव है। लेकिन याद रखना, नीलम ने जो किया वो उसका कर्म था और तूने जो सहने दिया वो तेरा पाप था। तभी गेट पर एक गाड़ी रुकी। वही वकील साहब बाहर निकले। शांति देवी ने उन्हें अंदर बुलाया। शांति देवी बोली, वकील साहब, वसीयत में एक आखिरी बदलाव कीजिए। यह घर मेरे बाद किसी व्यक्ति का नहीं होगा। यह शांति सदन बनेगा उन माँओं के लिए जिनके बेटों ने उन्हें बबूल के कांटे दिए हैं, और आकाश यहाँ का मैनेजर रहेगा, लेकिन मालिक कभी नहीं। नीलम जेल में सड़ रही थी और आकाश अपनी ही विरासत का चौकीदार बन गया था। शांति देवी ने दुनिया को दिखा दिया कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं होता, न्याय कर्मों के हिसाब में होता है। शांति देवी के इस अंतिम फैसले ने आकाश के पैरों तले से जमीन तो पहले ही खिसका दी थी, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया कि क्षमा मांगने से पाप नहीं धुलते, उन्हें भुगतना पड़ता है। जेल की सलाखों के पीछे नीलम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जिसे रेशमी साड़ियों और सोने के गहनों का शौक था, आज वह फटी हुई कैदी की वर्दी में फर्श साफ कर रही थी। एक दिन जेल में काम करते समय उसकी उंगली में एक जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा चुभ गया। दर्द से कराहते हुए उसे वह दिन याद आया जब उसने शांति देवी के पैर पर अपनी सैंडल की हील जोर से गड़ाई थी। उसने चीख कर डॉक्टर को बुलाना चाहा, लेकिन वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उसे वही एहसास हुआ जो शांति देवी को हुआ था, बेबसी का एहसास। सेप्टिक फैलने की वजह से उसके पैर में गहरा घाव हो गया। वह यही दर्द सह रही थी जो उसने अपनी सास को दिया था। सच ही तो है, कुदरत का कानून कभी नहीं चूकता। 1 साल बीत गया। शांति देवी का बंगला अब शांति सदन बन चुका था। वहाँ अब सन्नाटा नहीं बल्कि भजनों की आवाज़ और बुजुर्गों की हंसी गूंजती थी। आकाश अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सुबह 4 बजे उठता, बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ लाता, उनकी मालिश करता और रसोई में खुद उनके लिए सात्विक भोजन तैयार करता। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा ने आकाश के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू तो बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा है, भगवान तुझे खुश रखे। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने दूर बरामदे में बैठी अपनी माँ की ओर देखा। शांति देवी की आंखों में आज एक संतोष था। उन्होंने देख लिया था कि उनका बेटा अब बबूल से फिर से इंसान बन रहा है। शांति देवी ने दुनिया को विदा कहने से पहले एक डायरी लिखी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, जीवन एक दर्पण है, आप इसके सामने खड़े होकर जो चेहरा बनाएंगे वही आपको वापस दिखेगा। अगर आप नफरत की खेती करेंगे तो फसल में केवल आंसू ही मिलेंगे। मैंने अपनी आंखें खोल कर वह देख लिया जो खुली आंखों से नहीं देख पाई थी कि रिश्ता खून का नहीं एहसास का होता है। आज भी उस शहर में शांति सदन खड़ा है जो हर गुजरने वाले को यह याद दिलाता है कि दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन दुआएं सिर्फ कर्मों से कमाई जाती हैं। शांति देवी की कहानी का वह अंतिम अध्याय अब अपनी तार्किक परिणति की ओर बढ़ रहा था। कर्मा का पहिया घूम चुका था और हिसाब बराबर होने की घड़ी आ गई थी। जेल में नीलम के पैर का घाव इतना बढ़ गया कि उसे चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी। एक दिन उसे खबर मिली कि जेल की दूसरी कैदियों ने उसके लालच की कहानी सुन ली है। अब जेल के अंदर भी कोई उससे बात नहीं करता था, जिसे कभी अपनी खूबसूरती और रसूख पर नाज था। आज वह अकेले कोने में पड़ी रहती थी।
उसने आकाश को कई पत्र लिखे, मिन्नतें की कि उसे जमानत पर बाहर निकलवा ले, लेकिन आकाश के पास अब उन पत्रों को पढ़ने का समय नहीं था। उसने अपनी जिंदगी की दिशा बदल ली थी। नीलम को अंत में यह समझ आ गया कि उसने सिर्फ एक घर नहीं खोया, बल्कि अपना अस्तित्व और सम्मान भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। शांति सदन अब शहर का सबसे खुशहाल कोना बन गया था। आकाश अब वह अहंकारी बेटा नहीं रहा था। एक दोपहर शांति देवी ने देखा कि आकाश एक बुजुर्ग महिला के पैर दबा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कनिका ने कभी दिखावे के लिए किया था। लेकिन आकाश की आंखों में आज दिखावा नहीं, पश्चाताप की नमी थी। शांति देवी ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चाबी थमाई। शांति देवी बोली, यह तिजोरी की चाबी है आकाश, इसमें मेरे गहने नहीं बल्कि वह वसीयत है जो मैंने आज सुबह बदली है। आकाश ने कांपते हाथों से वह कागज पढ़ा। शांति देवी ने वसीयत में लिखा था कि अगर आकाश अगले 5 साल तक इसी निष्ठा से शांति सदन की सेवा करेगा तो उसे केवल रहने का अधिकार मिलेगा, लेकिन संपत्ति हमेशा ट्रस्ट की रहेगी। आकाश रूंधे गले से बोला, माँ, मुझे अब संपत्ति नहीं चाहिए। आपने मुझे जो यह शांति और दुआएं कमाने का मौका दिया है, यही मेरी असली वसीयत है। मुझे बस एक बार बेटा कहकर गले लगा लो। शांति देवी की आंखों से भी आंसू छलक आए। उन्होंने आकाश को गले लगा लिया। बबूल की जो बाढ़ उन्होंने अपने घर के चारों तरफ देखी थी, वह अब धीरे धीरे गिर रही थी और मानवता के फूलों की खुशबू आने लगी थी। कुछ वर्षों बाद शांति देवी का देहांत हो गया। पूरे शहर ने उन्हें नम आंखों से विदा किया। शांति सदन के मुख्य द्वार पर एक पत्थर लगा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, वक्त अंधा नहीं होता, वह बस सही समय का इंतजार करता है। जैसा बीज आप आज जमीन में डालेंगे, कल वैसी ही छाया या कांटे आपको मिलेंगे। नीलम जेल से बाहर तो आई, लेकिन उसके पास न घर था, न परिवार और न ही सम्मान। वह उसी शांति सदन के बाहर एक बार भीख मांगते देखी गई जिसे वह कभी हथियाना चाहती थी। कर्मा ने अपना चक्र पूरा कर लिया था। नीलम की हालत अब उस सूखे पेड़ की तरह थी जिसकी जड़ों को उसने खुद अपने हाथों से काटा था। जेल की सज़ा काटने के बाद जब वह बाहर आई तो उसके पास न सर छिपाने की छत थी और ना ही कोई अपना। एक सर्द शाम नीलम फटे हाल कपड़ों में शांति सदन के विशाल गेट के सामने खड़ी थी। भूख और बीमारियों ने उसे पहचानना मुश्किल कर दिया था। उसने देखा कि गेट पर वही आकाश खड़ा था जो कभी महंगी गाड़ियों में घूमता था, लेकिन आज वह एक साधारण कुर्ता पहने एक दिव्यांग बुजुर्ग को सहारा देकर अंदर ले जा रहा था। नीलम ने कांपते हुए हाथ फैलाए, आकाश, मुझे पहचानो, मैं नीलम हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अंदर आने दो। आकाश रुका। उसने नीलम की तरफ देखा। उसकी आंखों में न नफरत थी, न गुस्सा और न ही प्यार। वहाँ सिर्फ एक शून्य था। आकाश ठंडे स्वर में बोला, यह शांति सदन है नीलम। यहाँ उन बुजुर्गों को पनाह मिलती है जिन्हें अपनों ने ठुकराया है। तुम यहाँ एक बेटे या पति को ढूंढने आई हो जो यहाँ अब रहता ही नहीं। तुम चाहो तो लाइन में लगकर खाना खा सकते हो, लेकिन इस दहलीज के अंदर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं बचा। नीलम वहीं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने सावित्री जी को बासी ब्रेड खिलाई थी और आज वह खुद एक निवाले के लिए दर दर भटक रही थी। नीलम जो दूसरों की आंखों की रोशनी छीनना चाहती थी, आज वह समाज की नज़रों में खुद ओझल हो गई। वह शहर के एक कोने में लावारिस हालत में अपना जीवन काट रही थी आकाश, उसने अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन शांति सदन की सैकड़ों माताओं की दुआएं पाकर उसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया।
सावित्री जी बोली, उनका नाम आज भी उस शहर में सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने साबित किया कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बबूल बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारी हर सोच, हमारा हर शब्द और हमारा हर काम एक बीज है। हम आज जो बो रहे हैं, कल वही हमारी नियति बनकर सामने आएगा। सावित्री जी की इस कहानी ने दुनिया को सिखा दिया कि बुजुर्ग घर की बरकत होते हैं, बोझ नहीं। नंबर 2, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन कर्मा की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। नंबर 3, माफ़ी पाप को कम कर सकती हैं, लेकिन कर्मों के फल को नहीं बदल सकती। नीलम का पतन और आकाश का वैराग्य अब अपनी अंतिम मंजिल पर था। नियति ने अपना पूरा हिसाब चुका कर दिया था, लेकिन इस कहानी का एक ऐसा हिस्सा अभी बाकी था जिसने पूरे शहर की रूह को झकझोर कर रख दिया। शांति सदन के बाहर फुटपाथ पर बैठी नीलम की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे वही धीमा जहर याद आ रहा था जो उसने सावित्री जी को दिया था। विडंबना देखिए, आज उसके पास जहर खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कड़ाके की ठंड में वह ठिठुर रही थी। तभी शांति सदन का गेट खुला। आकाश बाहर आया। उसके हाथ में एक पुराना कंबल और एक थाली थी। उसने वह कंबल नीलम के ऊपर डाल दिया और चुपचाप थाली उसके सामने रख दी। नीलम ने जब थाली की ओर देखा तो उसके कलेजे में एक चुभन हुई। थाली में वही दाल और सादी रोटी थी जिसे वह कभी कूड़ा समझकर सावित्री जी को परोसती थी। नीलम रोते हुए बोली, आकाश, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? क्या मैं इस घर में वापस नहीं आ सकती? आकाश शांति से बोला, नीलम, जिस दिन तुमने माँ की आंखों की रोशनी छीनी थी, उसी दिन तुमने इस घर का रास्ता भी खो दिया था। यह खाना और कंबल शांति सदन की तरफ से एक ज़रूरतमंद के लिए है, एक पत्नी के लिए नहीं। मेरा और तुम्हारा रिश्ता उसी दिन मर गया था जिस दिन तुमने इंसानियत का कत्ल किया था। सावित्री जी के देहांत के कुछ महीनों बाद वकील साहब ने आकाश को एक पत्र सौंपा जो सावित्री जी ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले लिखा था। पत्र में लिखा था, बेटा आकाश, मैंने नीलम को सज़ा दिलाई क्योंकि वह उसका हक था, लेकिन तुझे सज़ा मैंने इसलिए दी ताकि तू उस दर्द को समझ सके जो तूने मुझे दिया। तुझे शांति सदन का मैनेजर बनाया ताकि तू देखे कि जब औलाद साथ छोड़ती है तो कैसा लगता है। आज मैं तुझे आज़ाद करती हूँ। अगर तू चाहे तो यह संपत्ति बेचकर फिर से अपनी ऐश की ज़िंदगी जी सकता है। आकाश ने वह पत्र पढ़ा और उसे चूमकर वही पास जल रही अगरबत्ती की लौ में जला दिया। उसकी आंखों में अब दौलत की कोई चमक नहीं थी। उसने वकील की तरफ देखा और कहा, आकाश बोला, माँ ने मुझे आज़ाद नहीं किया वकील साहब, उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया है। यह संपत्ति कभी मेरी थी ही नहीं, यह तो उन बुजुर्गों की अमानत है। मैं मरते दम तक इसी शांति सदन की सेवा करूँगा। अगली सुबह नीलम उस फुटपाथ पर नहीं थी। वह कहाँ गई किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वह किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते दिखी, तो कुछ का कहना है कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी वृद्धाश्रम में सफाई का काम शुरू कर दिया। शहर के बीचों बीच खड़ा शांति सदन आज एक जीता जागता सबक है। वहाँ की दीवारों पर आज भी सावित्री जी की वह तस्वीर लगी है इसमें उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो कहती है न्याय में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। याद रखना, तुम जो दूसरों को दोगे वही 1000 गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।